हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से अपने रजिस्टर्स लेकर के आ जाइए। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसके बेसिक मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, आपको कहा था रिवाइज करना, आपने किया होगा। आगे से हैबिट डालनी है कि जब भी हम अकाउंट्स का अगली क्लास में आएंगे तो पुरानी क्लास का हम जरूर रिवाइज करके आएंगे। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे हम ना बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू, धीरे धीरे आप जान जाओगे। ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बेसिकली एक छोटी सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को समझाती है। ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारी अकाउंटिंग का एक बेस है जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से आगे चल के और डिटेल में समझाएंगे। हमारा ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि गगन, हम जीवन में कुछ देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, तभी हम देते हैं। या उल्टा कहें तो अगर हमें कुछ लेना है तो हमें उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें लेना और देना दोनों चीजें होंगी। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे और दोनों एस्पेक्ट के अंदर इक्वल अमाउंट होगा। इसी बात को हम यहां पर सिखाने की कोशिश करेंगे। यह हमारी अकाउंटिंग का बेस है और फिर जब हमारी अकाउंटिंग अगले चैप्टर से रियल स्टार्ट होगी, जो जर्नल एंट्री होती है, तो वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये थी कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। धीरे धीरे आपको मन से ये डर निकल जाएगा कि सर कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है, बहुत जल्दी इजीली पता लग जाएगा, घबराना नहीं। हम जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे हमें उसके दो इफेक्ट ढूंढने हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये अमाउंट में इक्वल होते हैं। और अगर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है और हर ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट को इसी तरीके से अफेक्ट करेंगी कि आपकी अकाउंट इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। इसे जिस इक्वेशन को हमने लिखा है इसी को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट यूज करेंगे। ये फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉर्मेट है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रजिस्टर जो है वो लंबाई में होता है, उसकी विड्थ कम होती है, लेकिन इस एक चैप्टर के अंदर, केवल इसी चैप्टर के अंदर हमें इसको ना टर्न करके बनाना पड़ेगा, यानी हमें उसकी विड्थ ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने अपनी कंप्यूटर शीट को घुमा लिया है। आपने भी क्या करना है, अपने रजिस्टर को घुमाना है और घुमा करके अपने रजिस्टर के पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन, दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ज्यादा स्पेस देना होता है। और फिर लायबिलिटीज और कैपिटल का हमने स्पेस देना है। एक दो बार मेरे साथ करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे स्पेसिंग करनी है। तो बहुत ज्यादा अभी उसकी चिंता मत करना, हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बातों को सीख जाएंगे। ठीक है, अब मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। मैंने यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और यहां पर मैंने चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए कि हम कैसे काम करेंगे। नंबर 1, सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर लिखी, आपके सामने आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। शुरुआत में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पहली बार, थोड़ा सा समय लगेगा, घबराना नहीं है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये बिजनेस है और मैं अकाउंटेंट हूं। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हम बुक्स बनाते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज माय बिजनेस एंटिटी। ओके, इस बिजनेस का एक ओनर है जिसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी इसका नाम लिखा होगा राम श्याम घनश्याम, जो मर्जी लिखा होगा।
ओनर ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर क्या करेगा? बिजनेस को फंड्स देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमारे को सीखनी है वो ये सीखनी है कि ओनर ने बिजनेस को फंड्स दिए हैं। तो अकाउंटिंग कहती है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस को क्या मिले? बिजनेस को फंड्स मिले इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये एक एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि बिजनेस अब लायबल हो गया, बिजनेस अब लायबल हो गया अपने ओनर को पैसा देने के लिए। मुझे पैसा मिला, मेरे पास पैसा आया, लेकिन बिजनेस के ऊपर कर्जा भी आया। अब मैं कभी कभी बोलूंगा ना मेरे पास, तो मेरे पास का मतलब हो गया मैं बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूं। ये बातें कौन कर रहा है? बिजनेस एंटिटी बात कर रही है। बिजनेस एंटिटी कह रही है मेरे पास पैसा आया, बिजनेस एंटिटी के पास पैसा आया, कैश आया। तो कैश क्या है? कैश मेरे लिए एसेट होता है। तो सबसे पहले मैं अपने एसेट्स के कॉलम में लिखूंगा कैश, और यहां पर लिख दूंगा 1,50,000। मेरे पास कैश आया, बिजनेस एंटिटी कह रही है भाई मेरे पास कैश आया, लेकिन कैश के साथ साथ मेरे ऊपर एक कर्जा भी आ गया। किसका? मालिक का कर्जा आ गया। मैंने मालिक को अब 1.5 लाख रुपए भविष्य में लौटाने हैं, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए, मैंने उसको लौटाने हैं। यह हमारे अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लेकिन अभी आप इस पे ध्यान मत देना, मैंने एक लिंकेज बताई है, क्योंकि बाद में भी जब आप इस वीडियो को पढ़ोगे तो आपको साथ में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो मैं यहां पर कैपिटल में लिख दूंगा 1,50,000। और अब मैं टोटल करके बताऊंगा कि मेरी इक्वेशन क्या बनी। मेरे पास एसेट्स हो गए 1,50,000 के, और मेरे पास कैपिटल हो गई 1,50,000 की, और ये दोनों क्या है? एकदम बराबर है। ठीक। नेक्स्ट है ओपनड अकाउंट, ओपनड अकाउंट इन अ बैंक। अब आप व्यापार करेंगे तो आपको व्यापार करने के लिए अपने पैसे को बैंक में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? बैंक में जाके अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक में जब जाके हम अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक वाला कहेगा हाँ अपने 2-4 कागज लाओ, अपने आइडेंटिटी दिखाओ, ये फॉर्म भरो, भर दिया। ओपनड अकाउंट इन अ बैंक, कुछ कागजों का आदान प्रदान हुआ और बैंक ने कहा हाँ जी अब आप हमारे कस्टमर बन गए। यहां से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैंक मुझे कहेगा कि भाई जो आपने खाता बनाया है उसके अंदर पैसा डालिए। तो अब मैंने उसके अंदर क्या किया? डिपॉजिट कर दिया 50,000 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अब बिजनेस एंटिटी एक और एंटिटी के पास गई जिसका नाम था बैंक, और मैंने इस बैंक के अंदर अपना कैश जमा करवा दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? मैंने अपना कैश बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया, तो मेरी पॉकेट में जो कैश था वो 50,000 रुपए कम हो गया, -50,000। मेरा जो कैश था वो 50,000 रुपए से कम हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरा एसेट बन गया बैंक, और बैंक के अंदर अब मेरे 50,000 रुपए जुड़ गए। सर ये क्या बात हुई? आपने एसेट में माइनस किया और एसेट में ही प्लस कर दिया। हाँ ऐसा हो सकता है। सर पिछली बार तो आपने एक प्रभाव एसेट में किया था तो दूसरा प्रभाव दूसरी साइड पे किया था। नहीं, हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रभाव केवल एसेट साइड पे पड़े जैसे इसमें पड़ा, हो सकता है प्रभाव केवल लायबिलिटी साइड पे पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है प्रभाव दोनों पे पड़े, लेकिन हर केस में सिचुएशन वही रहेगी। जितना इक्वल अमाउंट जाएगा उतना ही इक्वल अमाउंट आएगा और बाद में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर मिलेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास अब कैश का बैलेंस रह गया 1 लाख रुपीस, मेरे पास बैंक का बैलेंस आ गया 50,000 रुपीज, और मेरी कैपिटल में अभी कोई चेंज नहीं हुआ, ये हो गया 1,50,000। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें इस तरीके से रंग बिरंगे काम करने हैं। बिल्कुल भी नहीं करने बेटे, आपको सही से दिखाई दे इसीलिए मैंने टोटल वाली लाइन को ना ब्लू उसमें कर दिया, केवल आपको स्क्रीन कलरफुल दिखे।
वरना बच्चे कहते हैं कि सर ना तो आपकी आवाज़ अच्छी ना आपकी शक्ल अच्छी, हम आपसे पढ़े क्यों? तो स्क्रीन थोड़ी सी कलरफुल हो जाती है। तो ध्यान इस बात में मत देना, एग्जाम में पेपर में आपने सीधी सीधे लाइनें खींच के काम करना है, कोई रंग बिरंगा काम नहीं है, सारा आपने ब्लू पेन से काम करना होता है। ठीक है सर। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई परचेज्ड गुड्स फॉर 10,000। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बाजार से गुड्स मतलब मैंने बाजार से सामान खरीदा। बाजार से सामान खरीदा, तो जब मैं बाजार में सामान खरीदने जाता हूं तो मैं पैसे देता हूं, बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। तो यानी कि मेरा कैश अब कम हो गया, कैश मेरा कम हो गया। अब मेरे पास सर गुड्स आ गए, तो अब मैं इसे गुड्स कहूं या फिर मैं इसे स्टॉक भी कह सकता हूं, दोनों बातें मैं इसको कह सकता हूं। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे टेक्निकल नाम से बुलाऊंगा, मैं इसे बुलाऊंगा स्टॉक। अब मेरे पास स्टॉक आ गया 10,000। ओ माय गॉड सर, फिर से एसेट में ही प्रभाव पड़ा। यस, अब सर हमारी क्या फाइनल पोजीशन बन गई, मेरी पोजीशन बन गई कि मेरे पास अब कैश रह गया 90,000, मेरे पास बैंक में बैलेंस है 50,000 और मेरे पास स्टॉक भी है 10,000। इन सब का टोटल आता है 150। मुझे चेक नहीं करना, बार बार चेक नहीं करना, वो एक बार फाइनली हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 150। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 30,000, पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि क्योंकि मैं आपके साथ 2-3 ट्रांजैक्शन डिस्कस कर चुका हूं, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोर्थ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 30,000, यानी अब मेरे पास क्या आया, फर्नीचर आया। तो मैंने फर्नीचर में लिख दिया प्लस 30,000। फर्नीचर आया, अब फर्नीचर आया तो बदले में मैंने उनको पैसे जो दिए हैं वो बैंक अकाउंट से दिए हैं, तो मेरा बैंक का अकाउंट 30,000 रुपीज से कम हो गया। अब मेरी पोजीशन ये बनी कि मेरे पास कैश 90,000 है, मेरे पास बैंक 20,000 है, मेरे पास स्टॉक 10,000 है, मेरे पास फर्नीचर 30,000। तो आप देख रहे हो एसेट्स के अंदर हमें कई सारी हेडिंग्स में काम करना पड़ता है और देखो ये बिगड़ जाता है। तो मैं अपना नेक्स्ट टाइम जो फॉर्मेट बनाऊंगा उसमें एसेट को थोड़ी और जगह दूंगा, आप भी इसी तरीके से धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा, यह 1,50,000। अगर बच्चों कुछ लगे तो बच्चे यहां पर 00 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परचेज्ड गुड्स, मैंने गुड लिख दिया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब मैंने बाजार से सामान उधार में खरीदा। तो मेरे पास पहले से ही स्टॉक चला आ रहा था 10,000, उसी में मैंने 20,000 का सामान और खरीद लिया। मेरे पास सामान आया, मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे तो नहीं दिए लेकिन मैंने किसी को वायदा किया है, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, लाइबिलिटी आ गई, पैसा लौटाने की जिम्मेदारी आ गई। क्रेडिट पे खरीदने का मतलब होता है कि ये मैं आपको पैसे भविष्य में दूंगा, मैंने एक वायदा किया, एक ऑब्लिगेशन ली, तो इस ऑब्लिगेशन को हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CRS, क्रेडिटर, उधारी। तो अब मेरी उधारी आ गई क्रेडिटर्स के नाम की 20,000। ओ, अब बताओ 90,000 कैश, पुरानी वाली इक्वेशन से आपने लेना है 20,000, स्टॉक बढ़ के हो गया 30,000, फर्नीचर भी मेरे पास है 30,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स अब मेरे बन गए 20,000, मुझे 20,000 रुपये भविष्य में देने हैं इनको, और 1,50,000 रुपये मेरी कैपिटल चल रही है। अब आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना, ये ट्रांजैक्शन है
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सबसे पहली बात तो मैंने सामान बेचा है, उधार पर बेचा है। जिसको भी मैंने सामान उधार पर बेचा है मुझे उससे पैसे भविष्य में मिलेंगे। ठीक, जो भी भविष्य में मुझे बेनिफिट मिलने होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स, तो वो मेरा एसेट बनेगा। और जिनसे मैंने भविष्य में पैसे लेने हैं वो मेरे बनेंगे डेटर। उधार माल बेचा है, पैसे लेने हैं, बनेंगे डेटर। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेटर, एक कॉलम बनाऊंगा, आखिरी में डेटर। आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं डेटर। शॉर्ट फॉर्म में मैं DRS लिख रहा हूं, आपको डेटर ही लिखना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, डेटर बनेंगे, समझ में आ गया। कॉस्टिंग 15,000 रुपए, यानी जो सामान मैंने बेचा है उधार पर उसकी जो लागत मेरे पास आई थी वो 15,000 रुपए की थी। तो इसका मतलब मेरा स्टॉक 15,000 रुपए का चला गया। मेरा स्टॉक 15,000 का चला गया, लेकिन व्यापार करता हूं तो व्यापार में उसको थोड़ा तो एक्स्ट्रा लूंगा ना। तो मैंने जो सामान 15,000 वाला बेचा है वो मैंने उसे 25,000 रुपए में बेचा है, यानी वो व्यक्ति मुझे भविष्य में 25,000 रुपीज देगा। तो मेरे डेटर बनेंगे 25,000। सर सामान गया 15,000 का और भविष्य में पैसे मिलेंगे इसका वायदा आया 25,000 का, तो डिफरेंस क्या हुआ? 10,000 रुपए का मेरा मुनाफा हो गया। 15 की चीज 25 में बेच दी, 10,000 रुपए मुनाफा हो गया। और बिजनेस का कुछ भी अपना नहीं है, मुनाफा है तो मालिक का है, ये बात मैंने बताई थी, कैपिटल को चली जाएगी, तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल को चला जाएगा। इसलिए ये पहली ट्रांजैक्शन है जो आपको अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में अपनी लैंग्वेज में नोट करनी है कि जब भी हम सामान को सेल करेंगे तो स्टॉक में से हमेशा क्या कम होगा? कॉस्ट प्राइस। स्टॉक में से क्या कम होगा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लिखना कैसे ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। लो, आपको ना नोट मेकिंग की आर्ट अपने पास सीखनी पड़ेगी। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं। आपने यहां पे ट्रांजैक्शन लिखी सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस एट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। अगर मेरी इंग्लिश में कोई गलती निकल आए तो एक्सक्यूज करना, आप उसको ठीक कर लेना। कई बच्चे कहें कि सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट लिखो, तो उससे आप अपने आप ठीक कर लेना। एसेट्स, आपने नोट क्या करना है? आपने नोट ये करना है कि सर जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो स्टॉक में से हमारी क्या कम होगी? कॉस्ट प्राइस। फिर सर अगर सामान कैश में बिका होगा तो ठीक है, उधार में बिका होगा तो डेटर्स होंगे, ये हमारे सेलिंग प्राइस पे बढ़ जाएंगे। अगर मैंने सामान को कैश पर बेचा होगा तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक में बेचा होगा तो बैंक बढ़ जाएगा, उधारी पर बेचा होगा तो डेटर्स बढ़ जाएगा। और कैपिटल में जो मेरा प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस ट्रांजैक्शन को आप अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में नोट कर लो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, आपको शुरुआत में एक दो बार दिक्कत आएगी, फिर आप भी हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ सर ये ट्रांजैक्शन हमें समझ में आ गई। मैं अपनी तरफ से आपको एक शीट दूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि आप मेहनत करना सीखें, नोट्स बनाना सीखें। मैं जो दूंगा उसमें हो सकता है कि आपको कई बार थोड़ी बहुत अलग से जरूरत पड़े, तो अपने नोट्स को बनाना सीखें। मैंने कहा था कंसेप्ट रजिस्टर अलग रखना, प्रैक्टिस रजिस्टर अलग रखना। कंसेप्ट रजिस्टर में बिना शर्माए हुए अपनी हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज लिखना चाहो उसमें लिखा करो, जो ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट लगे उसको लिख लिया करो, ठीक है। नाउ अगली हमारी ट्रांजैक्शन आती है पेड रेंट। रेंट बेसिकली क्या है?
तो रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है। और मैंने यहां लिखा है पेड, पेड का मतलब है इसकी पेमेंट हुई। अब पेमेंट कैश में भी हो सकती है, पेमेंट बैंक में भी हो सकती है। सॉरी, अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे तो पेड वर्ड का मतलब होगा कैश में पेमेंट हुई, रिसीव्ड का मतलब होगा कैश में रिसीव हुआ। तो पेड रेंट 6000, इसका मतलब ये हो गया कि सर मैंने 6000 रुपये कैश में पे किया। और क्योंकि ये खर्चा है तो व्यापार में खर्चा नुकसान ये सब कैपिटल में जाएगा, ये यहां पर माइनस होगा। अब हम निकालेंगे बैलेंस। तो लास्ट इक्वेशन में समझाते समझाते मैंने बैलेंस निकाला नहीं था, तो पहले लास्ट वाला बैलेंस निकाल लेते हैं। कैश चला आ रहा था 90,000, बैंक बैलेंस मेरे पास था 20,000, स्टॉक मेरा 30 था, 15,000 का सामान मैंने बेच दिया था तो ये हो गया था 15,000। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस का खेल है। फर्नीचर मेरे पास था 30,000, डेटर्स मेरे पास थे 20,000, इन सब का टोटल लगाने बैठ मत जाना। क्रेडिटर्स हो गए 20,000, कैपिटल हो गई मेरे पास 1,60,000। नई ट्रांजैक्शन में अब क्या होगा, 84,000 का कैश, 20,000 का बैंक बैलेंस, 15,000 का स्टॉक, 30,000 का फर्नीचर, और डेटर्स हैं 25,000 के, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, और मेरी कैपिटल अब कुछ कम होके रह गई 1,54,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब देखो मैंने कहा पेड, पेड का मतलब साफ कैश में माइनस करना है। मैंने अपनी उधारी, क्रेडिटर को मैंने 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी तो मेरी उधारी कम हो गई, तो यहां से कैश में 10,000 कम करूंगा क्योंकि यहां पर पेड वर्ड था। ये पेमेंट किसको दी, क्रेडिटर को की, तो मैंने जो वायदा कर रखा था वो वायदा 10,000 रुपए से कम हो गया। अब मेरे पास कैश बच गया 74,000, बैंक में मेरे पास अभी भी हैं 20,000, स्टॉक मेरे पास है 15,000, फर्नीचर मेरे पास है 30,000, डेटर्स मेरे पास है 25,000। सर हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, अरे लिखो बार बार, मैं लिख रहा हूं तुम भी लिखोगे। सर क्रेडिटर्स अब हो गए 10,000 और कैपिटल मेरी एज इट इज है 1,54,000। नाउ प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। अब सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई डेप्रिसिएशन। धीरे धीरे आप इन टर्म्स को सीख जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स। हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और जब भी हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब होगा नुकसान, आपको नुकसान हुआ। और जब भी नुकसान होगा तो आपको कैपिटल करनी पड़ेगी माइनस। ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन विल generally be given in percentage। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें यहां दिया हुआ है कि आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे एट द रेट ऑफ 30%। इसका मतलब है कि जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसका आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू थी 30,000, इसका लूंगा 10%, 10 ये 10 ये हो गया 3,000। इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई और कैपिटल भी मेरी कम हो गई। तो आप यहां पर नोट कीजिए कि सर इसको मैं कैसे नोट करूंगा। इसको मैं एक तो अपने जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने को कहा गया है, एक बार उस एसेट की वैल्यू को कम करूंगा और एक बार अपने कैपिटल को कम करूंगा, क्योंकि इससे मुझे हो गया नुकसान।
तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। अब सर ये फर्नीचर की वैल्यू कहां से मिलेगी? तो ये फर्नीचर की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, यानी 30,000 का फर्नीचर है और उसकी वैल्यू में 10% की कमी आ गई है, तो आप यहां से फर्नीचर में से 3000 कम कर दो। आने वाले क्वेश्चन में वो ये कह सकता है मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगाओ, तो मशीनरी की वैल्यू कम कर देना। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाओ तो बिल्डिंग की वैल्यू को उतना परसेंट कम कर देना। और ये नुकसान है, इसको आप यहां पर माइनस कर देना। एक बात ध्यान रखना, आपकी टीचर आपको तंग करेंगी, वो यहां लिख देंगी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 1 month, और यहां लिख देंगे 10% पर एनम। कुछ बातें धीरे धीरे आप पकड़ जाओगे, जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप पकड़ लो। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर सिंपल लिखा हुआ है 10%, और जो मैंने अभी आपको यहां पर एग्जांपल दिया, मैंने उसमें आपको यह कहा कि 10% पर एनम। क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि यहां पर मैंने अब पर एनम एक्स्ट्रा लगा दिया? पर एनम का मतलब है फॉर 12 months, मतलब ये एनुअल है, हर साल का है। पर एनम 12 साल का एनुअल है, 12 महीनों का है। तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 1 month अगर ऐसे लिखा हो तो फिर आपने वैल्यू इंटू 10% इंटू 1/12 करना है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये काम नहीं किया था, क्योंकि वहां पर ये पीरियड वर्ड मेंशन नहीं था। अगर पीरियड वर्ड क्वेश्चन में आ जाए तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर ये वाला पॉइंट बीच में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहली बारी में सब चीजों को रट लेना है, समझ लेना है, कोशिश करो। हाँ सर, कोशिश कर ली, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है, कैश अगेन 74,000, बैंक बैलेंस 20,000 और 15,000 का हमारे पास स्टॉक बच रहा है। फर्नीचर की वैल्यू अब कम होके हो गई 27,000। डेटर से लेने हैं 25,000, क्रेडिटर्स को देने हैं 10,000। कैपिटल हो गई मेरी 1,51,000। सॉरी, विड्रू कैश 1,000, मैंने कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम बोलते थे ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, तो यहां से माइनस होगी 1,000। विड्रू कैश ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक अकाउंट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, देखो अगर हम जल्दबाजी कर देते हैं तो कैसे गलती हो जाती है। वो कह रहे हैं भैया मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो बैंक से पैसे निकाले हैं भाई, तो बैंक में माइनस करो। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, समझो मेरे पास एक तो मेरी पॉकेट में कैश रखा है 74,000, ये शीट बता रही है। एक बैंक में भी मेरा कैश जमा हो रखा है 20,000। ये ट्रांजैक्शन कह रही है मैंने घर खर्च के लिए 1,000 रुपए का कैश बैंक से निकाला है, तो अपनी पॉकेट वाला कैश कम नहीं करूंगा, बैंक वाला कैश कम करूंगा। तो यानी अब मेरी पोजीशन बनी कैश 74,000, बैंक बैलेंस 19,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 27,000 और डेटर्स 25,000, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल मेरी आ गई 1,50,000। ठीक है सर, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन सिखानी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, बात खत्म हो गई। लेकिन एक साथ साथ कंसेप्ट और सिखाता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आओ बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन में लिखा हो कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट बनाना। और बैलेंस शीट बनाने का जो तरीका है
वो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, और मैंने कहा था बैलेंस शीट में ध्यान ये रखना, यहां पर आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में एसेट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज होगी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे लाइबिलिटीज। अब आप कह सकते हो सर यहां लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख दूं, तो लिटरली मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लिख सकते हो। परंतु ये आपकी टीचर्स कई बार जो है ना बुरा मान जाती हैं, वो कहती हैं मैं मार्क्स काट लूंगी, इसलिए मैंने लाइबिलिटीज लिखना ही ज़्यादा अच्छा है। लाइबिलिटीज में मेरे पास थे क्रेडिटर्स, आई थिंक वो 10,000 के थे, चेक कर लेना। कैपिटल का बैलेंस अगेन मेरा लास्ट में पहुंच गया था 150। अब ये मत कहना कि सर स्टार्टिंग 150 से हुई थी तो एंडिंग भी 150 पे हुई, बाई चांस क्वेश्चन के फैक्ट्स थे इसलिए 150 पे एंडिंग हुई। कैश का बैलेंस आई थिंक था 74,000, बैंक का बैलेंस था 19,000, उसके बाद स्टॉक का बैलेंस था 15,000, फर्नीचर का बैलेंस कम होकर रह गया था 27,000, डेटर्स का बैलेंस था 25,000। मैं देख लूं कुछ रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एसेट थे, 74 19 15 27 25, बिल्कुल ठीक। और ये हमारी ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो कि यहां पर इस लाइन से ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हमारी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है। ये बताती है कि हमारी टोटल लाइबिलिटीज, बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो 160 हैं, और इसका टोटल। अब अकाउंटिंग में आपने एक चीज सीखनी है कि टोटल भी आपने ऐसे ही करना है, ध्यान से करना है, 0 0 0। मैं आपको टोटल करना भी सिखा रहा हूं। 4 9 and 4 13, 13 and 5 18, 18 and 7 25, 25 and 5 30, ये 0 ये 3 कैरी। फिर उसके बाद 3 7 and 3 10, 11 12, 12 and 2 14, 14 and 2 16, 1,60,000। ये देखिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी, उसके साथ साथ हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन कहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, अगर क्वेश्चन कहेगा बैलेंस शीट बनाओ तो ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि राइट हैंड साइड पे एसेट्स आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज आएंगी। हेडिंग हम लाइबिलिटीज ही डालेंगे ताकि आपकी टीचर आपके मार्क्स ना काट ले। आओ अब देखिए इस चैप्टर को भी हमने स्टार्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि पहले हम कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस करेंगे। ओके, पहले हम कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सिंपल ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं। तो आज की क्लास के बाद ये नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी सिखाऊंगा जो बच्चों को शुरुआत में तंग कर सकती हैं, और फिर मैं मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढनी भी आपको सिखाऊंगा। तो चैप्टर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब चलिए मैं आपको बुक से एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक काम करते हैं, बुक के पास चलते हैं। ये आपकी बुक है टीएस गरेवाल, और बुक ने भी आपको कुछ बातें समझाई हैं, इनको भी आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग बुक को नहीं पढ़ते हैं, बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। बुक कहती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो इफेक्ट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन केवल 2 ही आइटम्स को अफेक्ट करे, और ऐसा भी हो सकता है वो 2 से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करे। जब हमने गुड्स सेल किए थे तो हमारा स्टॉक भी बदला, हमारा कैश भी बदला या डेटर बदले, और हमारा कैपिटल में प्रॉफिट का भी फर्क पड़ा। तो जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऐसा हो सकता है
कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाए। जैसे हमने पहली ट्रांजैक्शन की थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था तो कैश भी बढ़ा था, कैपिटल भी बढ़ी थी। ऐसा भी हो सकता है कि सर डिक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट हो जाए। तो आपको ध्यान होगा कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट दी थी तो क्रेडिटर भी कम हो गए थे और कैश भी कम हो गया था। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट बढ़ जाए और ओनर की कैपिटल बढ़ जाए। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसमें यही हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओनर की कैपिटल घट जाए और आपका एसेट भी डिक्रीज हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने डेप्रिसिएशन लगाया था तो डेप्रिसिएशन में एसेट की वैल्यू कम हुई थी और आपकी ओनर की कैपिटल भी डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो खैर ये बातें आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। फिर वो बुक कह रही है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया, बुक ने भी आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बुक के पास चलते हैं और हम बुक के पास में एक इलस्ट्रेशन करेंगे। ये करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस इलस्ट्रेशन को भी मैंने यहां पर आपके लिए पहले से ही बना के रख लिया ताकि मुझे बार बार शिफ्टिंग ना करनी पड़े। तो ये हम करने जा रहे हैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द बुक टी.एस. गरेवाल। आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्टर में जा करके ये देखिए ऐसे आप फॉर्मेट बनाएंगे। पहले रजिस्टर को आप टर्न कर लेना, उसके एक साइड पे ऐसे आप फ्री हैंड से बनाएंगे और यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, यहां लिखेंगे एसेट्स, यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ओके, ऊपर की एक लाइन आप एसेट्स की आइटम लिखने के लिए, लाइबिलिटीज की आइटम लिखने के लिए छोड़ देंगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पर क्या आ रही है, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पर आ रही है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन बैंक अकाउंट। अब क्या है कि मुझे इन ट्रांजैक्शंस को लिखने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहां पर इनको लिख के रख लिया। आपको वहां लिखना पड़ेगा, यानी आप यहां पर पहले पूरी ट्रांजैक्शंस को लिखोगे, आप पूरी ट्रांजैक्शन को ऐसे यहां पर लिखोगे। आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो यहां पर कैश लिखो 25,000, बैंक लिखो 25,000। 25,000 कैश बिजनेस के पास आया, 25,000 ही बिजनेस के बैंक में भी आया। और ये पैसा किससे आया, गुरमान से आया। गुरमान कौन है, बिजनेस का ओनर है। और ओनर की जो हमारी लाइबिलिटी बन गई, मैंने अब गुरमान को भविष्य में 50,000 देना है, इन दोनों को प्लस करूंगा और कैपिटल में यहां लिखाऊंगा 50,000 और फिर यहां पर टोटल करके बताऊंगा 25,000 प्लस 25,000 और यहां पर 50,000। अब वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे से पहले सोचिए जो अगली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, और फिर अपने रजिस्टर पे नोट कीजिए। फिर आप मेरे आंसर के साथ मैच कर लेना। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सर हमने गुड्स खरीदे, तो हम एक काम करेंगे ना, यहां पर हम बना देते हैं स्टॉक। तो गुड्स खरीदे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, तो यहां पर स्टॉक आ गया 4,000 और यहां पे क्रेडिटर्स भी आ गए मेरे पास 4,000। तो टोटल 25,000 कैश, 25,000 बैंक, 4,000 स्टॉक, 4,000 के क्रेडिटर्स, 50,000 की कैपिटल।
परचेज गुड्स फॉर कैश। ओ माय गॉड, इतना इजी है सर, हम बताएंगे तो बताओ ना सर। कैश को कर दो माइनस और स्टॉक को कर दो प्लस। इन दोनों का असर सिर्फ एसेट पे पड़ा, एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया। और ये हो गया हमारा कैश 24,000, बैंक 25,000, स्टॉक मेरा 5,000, ये 4,000 और ये 50,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। ओहो, फर्नीचर परचेज किया, बताओ जी, कैश कम हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया 23,500, ये हो गया 25,000, ये हो गया 5,000, ये हो गया 500, ये 4,000 और ये 50,000। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। तो जब भी विड्रू वर्ड देखो याद कर लेना बेटे, इसको रेड कलर से लिख लो, अभी आपको गलती होगी। विड्रू का मतलब है ड्राइंग्स। सर विड्रू का मतलब ड्राइंग्स नहीं है, आई एम सॉरी, विड्रू का मतलब नहीं। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का मतलब है हमेशा कैपिटल कम होगी। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो मैं यहां पर 700 रुपीज रेड कलर से लिख रहा हूं। कहां से विड्रू किया है? बैंक से विड्रू किया है, तो बैंक में से 700 रुपीज माइनस हो जाएगा। $23,500, 24,300, 5,000 का स्टॉक, 500 का फर्नीचर, 4,000 के क्रेडिटर्स, 49,300 रुपीज की कैपिटल। पेड रेंट 200। जब यहां पर पेड वर्ड आ गया तो इसका मतलब कैश माइनस हो जाएगा। रेंट एक खर्चा है और खर्चे की वजह से कैपिटल हमारी हो जाती है कम, यानी ये हो गया 23,300, 24,300, 5,000 का स्टॉक, 500 का फर्नीचर, 4,000 के क्रेडिटर्स, 49,100 के कैपिटल। रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है आपको मिला। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है आपको कमाई हुई, ब्याज मिला। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक ने कहा कि आपने हमारे अकाउंट में जो पैसे रखे हुए थे हम उस पर आपको 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मेरी एक बात समझ लो बच्चों, कि बैंक मेरे घर पर पैसा देने नहीं आता, वो कहता है कपूर साहब आपके बैंक के अंदर जो कैश रखा है ना उसी में हमने वो डाल दिया। तो यहां पर ये 100 रुपीज का बैंक ऐड होगा। कहीं आप ये कहो कि सर आपने तो कहा था पेड मतलब कैश घटेगा, रिसीव्ड का मतलब कैश बढ़ेगा, तो भाई प्राप्ति जो हुई वो कहां हुई? बैंक कहता है कि भाई मैं किसी कस्टमर के घर थोड़ी ना जाऊंगा, मैं मेरे पास उसका खाता है उसी में उसका बैलेंस बढ़ा दूंगा, तो ये यहां बढ़ गया। और क्योंकि मुझे ब्याज मिला, मेरी इनकम हुई, तो ये मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 23,300, 24,400, 5,000, 500, 4,000, 49,200। अब इसका बताइए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 500 फॉर 700। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे इसका इफेक्ट बताइए। मैं जानना चाहता हूं, अगर ये आपसे बना तभी आपसे आगे क्वेश्चन बनेंगे। सोल्ड गुड्स, मैंने 500 रुपए की लागत का सामान बेचा तो मेरा सामान 500 रुपए से कम हो गया। मैंने उधार में बेचा है तो मेरे डेटर्स 700 रुपए से बढ़ गए। 500 का सामान 700 का बेचा तो 200 रुपए का मुनाफा भी हुआ। 23,300, 24,400, 4,500, 500, 700, 4,000,
और 49,100। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर्स 400। मैंने क्रेडिटर्स को 400 रुपये दिए, 400 रुपये यहाँ माइनस, 400 यहाँ माइनस, 22,900, 24,400, 4,500, 500, 700, 3,600, 49,000। पेड पेटी एक्सपेंसेस 200। अब वो कह रहा है मैंने एक्सपेंस पे किए, पहले मैंने रेंट पे किया था, ऐसे ही सैलरी पे हो सकती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पे हो सकती है। वो कह रहा है मैंने एक्सपेंस पे किया है 200, तो यहां से कैश माइनस और यहां से कैपिटल माइनस, तो सर ये हो गया 22,700, 24,400, 4,500, 500, 700, 3,600 और 49,200। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने कैपिटल लगाई थी 50,000 और उसकी एंड में कैपिटल हो गया 49,200, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली कैपिटल उसकी कम हो गई, अल्टीमेटली कैपिटल उसकी कम हो गई। मैं बाद में बताऊंगा कि क्या इसको 800 रुपये का नुकसान हुआ है या कुछ ज़्यादा हुआ है, वो बाद में बताऊंगा। अब आपके पास बुक है तो आप चेक कर सकते हो क्या बुक ने ये कहा था कि बैलेंस शीट बनानी है। वो कह रहे नहीं गगन सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी। ओके, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे है, बुक वाले तो सुंदरता से टाइप कर पाते हैं, टाइम होता है, हमें कैसे करना पड़ता है। तो हमारे पास कैश आएगा 22,700, कैश आएगा 22,700, बिल्कुल ठीक आया है। सॉरी, ये 24,400 ये भी ठीक है, 4,500 रुपीज़ का स्टॉक ठीक है, 500 का फर्नीचर ठीक है, ये डेटर्स ठीक है, कैपिटल भी हमारी ठीक आई है और क्रेडिटर ठीक है। बुक ने सर पहले कैपिटल दिखाई है बाद में क्रेडिटर दिखाया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बुक को अपने हिसाब से लगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर दूं, तो वो उन्होंने अपने नोट्स बना के एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करना होता है, एग्ज़ाम में आपको केवल ये वाली शीट बना के दिखानी होती है। शीट बनाने का तरीका ये है कि सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसका इफेक्ट दिखाना है और फिर हर लाइन पे आपने टोटल निकालना है। खैर, एग्ज़ाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते कि 10-10 ट्रांजैक्शन आपसे पूछी जाएं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है। तो एग्ज़ाम में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि 4-5 ट्रांजैक्शन पूछी जाती हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अभी मैं आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अगली क्लास में जब मैं आपको वो स्पेशल वाली ट्रांजैक्शंस भी समझा दूंगा तब फिर मैं आपको और होमवर्क दूंगा। और अकाउंट्स है, प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो गलतियों को सुधारोगे, कंसेप्ट बढ़िया हो जाएंगे। होमवर्क ही नहीं करोगे, गलती ही नहीं होगी, तो नॉलेज कभी नहीं बढ़ेगी। अभी पढ़ना शुरू किया है, मेरी बात को ध्यान से फॉलो करो, जो भी आपको पढ़ाया जाता है अगली क्लास में रिवाइज करके आओ, ज्यादा जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैंने 3 क्वेश्चन दिए ना, आप हिम्मत दिखाओ और भी क्वेश्चन पीछे से जाके अनसॉल्व वाले क्वेश्चन करो प्रैक्टिस। सर हमें डर लगता है, अपने डर को साइड में रख दो, थ्योरी है, एक पेपर पे थोड़ी मेहनत करनी है, करके देखो मजा आएगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी थोड़ी सी जो डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस है वो करवाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है अभी आज की क्लास में जो करवाया है वो समझ में आ गया है। होमवर्क करके आओगे, अपने दोस्तों को बताओगे हमारी वीडियो के बारे में। वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट करके बताओगे। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।